साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग पर बुलाया गया हंगामी इजलास भी किसी बगैर नतीजे के खत्म नहीं, वो तो मेरा ख्याल से इरेलीवेंट है। इस वक्त बात हो रही थी कि क्या रिजीम चेंज क्या, और रिजीम चेंज जो है वो यानी न्यूक्लियर एक बहाना था और रिजीम चेंज असल में करनी थी। और रिजीम चेंज कैसे, क्या खाना जंगी? क्योंकि रिजीम चेंज जो है वो तो वहाँ पे तो एक पूरा सिस्टम है ना। देखें, आयतुल्लाह खामिनाई जो हैं उनको तो मजलिस से जो खबरगाह वो मुंतखब करती है ना, तो वो जो है वो उसके अरकान मुंतखब करते हैं। और ये दूसरे रहबर हैं आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं, जब उनका इंतकाल हुआ 89 में, उससे पहले ही सदर थे, तीसरे सदर थे ईरान के। तो ये उसके बाद जो है ये इनको इंडोर्स कर दिया था। तो रिजीम चेंज से क्या मुराद है कि मुकम्मल तौर पे एक पूरा सिस्टम ही तब्दील हो जाए और अफरा तफरी हो, या ये मतलब देखें ना, एक ये कैसे कैसे मुमकिन होगा? ये तो खाना जंगी होगी ना, या कोई बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे, या कैसे होगा? अच्छा, और अगर रिजीम चेंज में नाकामी हो जाए तो हालात फिर और ख़राब होते हैं। मैंने आपसे कहा ना, क्यूबा में जैसे वो बे ऑफ पिग्स के बाद जब ये उतरे वहाँ पे और बे ऑफ पिग्स में कास्त्रो को हटाने की कोशिश की, तो वो पकड़े गए सारे जो इन्होंने एग्जाइल क्यूबन्स को। ये इससे बदतरीन कोई मिसाल ही नहीं मिलती सीआईए की हिस्ट्री में। वो पकड़ लिया कास्त्रो ने, और उसके बाद कास्त्रो की गुड्डी जो चढ़ी है उसके बाद तो कास्त्रो तो एक हीरो बन के वहाँ पे। और अभी ये वेनेजुएला में मदुरो, और सीरिया में बशारुल असद तो अभी फारिग हुए हैं ना चंद महीने पहले, लेकिन उससे पहले वो बच के निकल गए थे कई सालों के लिए। तो बात यह है कि अगर वो उसमें ये सरवाइव कर जाती है रिजीम, जो कि अभी तक सरवाइव कर गई है ना, उनके नए उन्होंने नुमाइंदे अपने, तो ये सवाल ये है कि इस रिजीम चेंज में किस किस को उन्होंने एतमाद में लिया था और किस किस को झूठ बोला था? क्या नेतन्याहू और ये वन ऑन वन थे ट्रंप, या इसमें बाकी ममालिक भी शरीक थे? क्योंकि वो तो बहुत सिंसियरली, और देखें ये मैं आपको बताऊं कि इस खेल में अगर कोई समझता है कि चाइना नहीं है और रशिया नहीं है तो ये गलत समझता है, ठीक है। और ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना शुरू में कि सब तबाह हो गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये सारा जो है, ठीक है ना, ये हो गया, वो हो गया, ये रशिया में भी कुछ दिन पहले हुआ था। और हमारे पड़ोसियों ने भी हमारे बारे में टीवी चैनल्स भी शुरू कर दिया था करना, ठीक है। तो ये कहीं स्क्रिप्ट तैयार पड़े होते हैं और वो अचानक सामने लाए जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि जो मैंने पहले दिन भी, जब ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला हुआ था और मीडिया पे बात हुई, तो मैंने कहा था कि मैं इस गुफ्तगू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो मीडिया पे हुई, झूठी खबर नहीं है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर कौन थे जिन्होंने अचानक उनको ये बताया और वो काम नहीं हुआ, पाकिस्तान ने उनके मंसूबों को नाकाम बना दिया। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर कौन था जिसका ये प्लान था कि कराची भी ये होगा और तबाह हो गए और ये हो गया और फलां हो गया दिमाग, और पाकिस्तान ने वो पलट दिया सारा मामला। अल्लाह की तरफ से नुसरत आई और हमारे ज़ाहिर के लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। तो बात यह है कि जब वो फेल हो जाती है ना पूरी कोई चीज़, तो फिर उसमें ये होता है कि जो संजीदा तबकात हैं वो उस पर गौर करते हैं कि ये कैसे हुआ था सारा मामला, इसके पीछे क्या मामला था। इस पे भारत को भी गौर करना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी को भी गौर करना चाहिए कि ये क्या था। पाकिस्तान की तरफ से जो बात हुई थी ना कि इस वाक़े के वो आप इसकी तहकीकात करें, इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करवा के आप उसको बताएं। इसमें पाकिस्तान नहीं ट्रैप हुआ, इसमें नरेंद्र मोदी फंसे आखिर में कि उनको किसी ने कहा कि ये ऐसे करके यूं फाउस फ्लैग कर देना, फिर ऐसे कर देना, फिर उसके बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, आखिर में ठुस। ये उनको समझना है। पाकिस्तान तो उस साजिश से निकल गया। बात ही है सारी कि, और वो ये नहीं है कि मामला कि वो एक मार्का जो है वो पाकिस्तान ने जीता और वो तो हुआ सारा कुछ, लेकिन वो पीछे क्या था? फॉल्स फ्लैग था या जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर कुछ तो था। और वो उस दिन क्या था कि रात को सारे आ गए, कराची की बंदरगाहें तबाह हो गए, ऐसे ये झूठी खबर थी। ये सारे टीवी चैनल्स में झूठी खबर एक वक्त में चल रही है। नहीं,
इशू ये है कि वो ये अगर रिजीम चेंज था तो रिजीम चेंज के में किस किस को पता था। देखें बहुत से मुल्क तो ये कह रहे थे ना कि हमारे साथ कंसोर्शियम बना लेते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और डिप्लोमेट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ तो उनका इंस्टिंक्ट भी इसलिए नहीं कि वो उनको भी नहीं पता होगा, मुमकिन है उनको भी ना पता हो कि भाई ये यार मुल्कों के साथ हम ये रीजन में रहते हैं, सारे हैं, तो भाई ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना बड़ा कोई काम हो रहा हो। वरना वो कहते हैं यार हमें छोड़ दो, इनको इनके साथ जो ये जाने और अमेरिकन जाने। वो बीच में नहीं पड़ते कि यार हम अपनी सरजमीन देते हैं, हमारे पास डायलॉग करें, ये करें। तो उन सबको क्या वो सारे उन सबसे झूठ बोला गया। और क्या प्यूटिन जो है वो इस पे इतबार, प्यूटिन का तो काम ही, वो तो स्पाई मास्टर रहे हैं ना वो तो उनका तो काम यही है कि ये पीछे ये कैसे मुजाहरे हो रहे हैं और रेवोल्यूशन कैसे आ गया और ये कहानी कैसे हुई और मीडिया कैसे उठा और ये कैसे उठा, उनको हटाने की एक दफ़ा कोशिश हुई है कोई। प्यूटिन को 2000 से चल रहा है उनका सिलसिला। ये 2014 में यही था ना मैदान रेवोल्यूशन। असल कि मैदान रेवोल्यूशन से क्या, क्रीमिया से क्या ताल्लुक था? सब तो प्यूटिन था, निशाना तो प्यूटिन को बनाना था। तो और कितनी दफ़ा रिजीम चेंज अंदर हो रहा है, फलाना वैगनर ग्रुप को कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो सारा। हाँ, शी जिनपिंग मुश्किल है, उनका सिस्टम बिल्कुल ऐसा है कि अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये तो एक्सपोज है ना, प्यूटिन भी काफ़ी हद तक एक्सपोज है। तो एक्सपोज से मतलब है कि सामने आ जाते हैं तो साजिशें होती हैं अंदर से। अब इशू ये सारा कि ये कहानी चली गई किसी और तरफ। अब कि अगर ये रिजीम चेंज था तो किस किस को पता। ईरान की तरफ से भी बात की गई। अब तो ये है कि वो इस बात पे बात होगी ना कि रिजीम चेंज के पीछे कौन था। अगर उनकी मीडिया ने बात शुरू कर दी ना करनी। अच्छा, उन्होंने आगे से कह दिया कि यहाँ से जो है वो कोई भी मुल्क अगर अब इसराइल की हमायत करेगा और तो हम उसकी बेसिस को हिट करेंगे। अब ईरान की तरफ से ही कह दिया गया। उन्होंने आगे से कहा हम ईरान को जला के राख कर देंगे। ये नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका कहीं चिकन आउट हो गया बीच में से हटो बचो, क्योंकि उनकी अपनी वो ख़राब हो गई ना चीज़। एक मुकम्मल ख़त्म हो गई, मैं जंग ख़त्म करवाऊंगा। उनके अंदर जो है ना वो डिवीज़न आ गई है बहुत बड़ी। ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं जंगे ख़त्म करवाऊंगा, पीस का प्रेसिडेंट हूँ, फलां हूँ, ये हूँ, दिमाग ख़राब होता, रिजीम चेंज प्लान हो रही थी। मुझे तो सारा कुछ पता, मैं तो हेल्फर मिज़ाइल दिए थे उनको 300, ठीक है। ये 300 हेल्फर मिज़ाइल के न्यूक्लियर, ये तो स्पेसिफिक टारगेट के लिए दिए थे ना। एनीवे, उन्होंने भी, इसराइल ने भी खोल दी कहानी। अब इनकी तरफ से बात हुई कि जी हम हिट करेंगे बरतानिया की, अमेरिका की और फ्रांस की बेसिस को। फ्रांस के तो बहुत थोड़े से लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि फ्रांस के मशरक़ी वस्तों में थोड़े से लोग हैं। फ्रांस ये जो है ना, 2-4 मिनट में ज़रा इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात ध्यान में आ रही है और ये थोड़ा सा हिस्ट्री का रेफरेंस भी देने। अफ्रीका का नक्शा देखें ना, अफ्रीका को, तो हमें उसका सर पैर समझ नहीं आता है। अफ्रीका का नक्शा एक ऐसे सरह चल रही है, वो चलते चलते ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर यूं मुड़ गई। अब कहती है ये नक्शा किसने बनाया भाई? कभी पहाड़ के ऊपर से जाते जाते उसको आप कहते हैं यार ये पहाड़ तो वो अचानक साइड पे मुड़ गया, एक मुल्क पे इधर से निकला। वो मुल्कों का अब कहते हैं यार अच्छा ये कबीलों की बेसिस पे बनाया, अच्छा ये किसी दरिया की बेस पे बनाया, यार ये किसी मज़हब की बेस पे रखी, ये कैसे बना है नक्शा? अफ्रीका के नक्शे को देख के आपको सर, ये आप देखें ना एक अजीब, जैसे वो सांप सीढ़ी नहीं होता, अफ्रीका के मुल्क अजीब सांप सीढ़ी हैं ये हुआ ये कि ये अचानक इनको 19वीं सदी के अख्ताम पे ख्याल आया कि यार एक मिनट ठहर जाएं, ये अफ्रीका को छोड़ छाड़ के इधर उधर निकल गए थे, अमरीका इधर, ये बड़े सग़ीर इधर उधर सारे यूरोपियंस को ख्याल आया कि उधर से तो मसला शायद ख़राब हो जाए, तो हमें अफ्रीका को अब ज़रा ध्यान देना चाहिए। तो अफ्रीका जो है उसका फिर ये हुआ कि एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई और बर्लिन कॉन्फ्रेंस जो है वो 1888 और 1885 यानी 19वीं सदी के अख्ताम पे बर्लिन में हुई। 14 यूरोपीय मुल्क बैठे, उसमें से 4 ऐसे थे जो ऑलरेडी बहुत बड़े इलाके पे काबिज थे, यानी उसमें फ्रांस और पुर्तगाल और बरतानिया और जर्मनी और ये सब, बेल्जियम भी था कहीं था। और उसमें इन्होंने तय किया कि जी ऐसा है कि बड़ी लड़ाई हुई
अफ्रीका से वो यहाँ से ज़ंज़िबार के सुल्तान ने कहा कि मैं भी आ जाता हूँ। उन्होंने कहा आपने आपकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ फैसला करेंगे। 3 महीने तक मत्थाफोड़ी होती रही बर्लिन के अंदर, और बर्लिन में 3 महीने मत्थाफोड़ी होती रही और उन्होंने अफ्रीका का नक्शा बनाया बैठ के कि अफ्रीका कैसे होगा मुस्तकबिल का। वो तो आप अगर ये नक्शा देखें ना अफ्रीका का, ये आप देखें, 4th स्लाइड देखें ना आप, बर्लिन कॉन्फ्रेंस टू डिवाइड अफ्रीका। अब ये 1880 का देखें तो 10% अफ्रीका वॉज अंडर यूरोपियन कंट्रोल, ये निकल गए थे ना यहाँ से। और फिर आप 1914 में आ जाएं तो 90% अफ्रीका में दोबारा यूरोप बैठा है आके। अच्छा, फड्डा किस पे हुआ है कि जो वेस्टर्न यूरोप है, यानी सॉरी वेस्टर्न अफ्रीका है, यानी जो कि साहिल का इलाका भी है, तो वो जनाब फ्रांस की फरमाइश थी कि हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो वेस्टर्न अफ्रीका जो इसमें पिंक कलर नज़र आ रहा था इस मैप में, जिसमें साहिल के इलाके भी आते हैं, तो साहिल के ममालिक भी आते हैं, तो वो जो है वो मिल गया इनको। ये देखें ना, सेकंड अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आएगा उस वक्त अफ्रीका, ये ऑक्यूपेशन किस तरह से थी। यही मुल्क हैं, अभी भी तकरीबन यही मुल्क हैं, लेकिन आज़ाद हो गए। लेकिन आप देखें एक मिनट, ये है फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, जिसमें आपको नज़र आ रहा है ये पूरा जो ग्रीन है। उसके बाद ये अगर थोड़ा सा मैप को ऊपर करें तो उसके बाद ये ग्रीन इलाका फ्रांस है, उसके लाइट ग्रीन जो है ये जर्मनी है, जो रेड है वो बरतानिया है, और जो ऑरेंज है वो इटली है, और जो दूसरा येलो है थोड़ा सा वो पुर्तगाल। ये पूरा अफ्रीका को बैठ के इन्होंने बांट लिया यूरोपीय मुल्कों ने। ये आप देखें जरा, ये बांट लिया पूरा कि अब उसमें ये फटा ये हुआ कि ये गली से ये मेरे सामने से गुजरेगी मोटरवे, ये ऐसे थोड़ा सा घुमा लें इसको, ये है ना, ये सी पैक के यहाँ से ऐसे करके एक मोहल्ले में से प्लॉट यहाँ से निकाल के तो यूं कर लें, तो आपको उसका नतीजा ये निकला कि वो अफ्रीका का कोई सर पैर। अब ये देखिए ना वहाँ पर, ये आपको मैं बात आगे वापस लेकर आते हैं ईरान पे, लेकिन आपको ये बताऊँ 5th स्लाइड, वहाँ पे 3 मुल्क आखिर क्यों उनको जो है वो गिनी कहा जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक जो है उसमें गिनी बसाओ है, ये 5th स्लाइड देखें ना। अच्छा, एक तो गिनी अलग है ना, दूसरा गिनी है, वो तो गिनी एक और गिनी भी है ना जो अफ्रीका से बाहर है, लेकिन 3 गिनी जो है वो अफ्रीका में है। अब आप सोचते रहेंगे एक गिनी बसाओ है, वो गिनी बसाओ जो है वो पुर्तगाल की कॉलोनी था, दूसरा गिनी जो है वो फ्रांस की कॉलोनी था, एक तीसरा गिनी भी है। वो तीसरा गिनी जो है एक रेटल गिनी है, वो जो स्पेनिश कॉलोनी था, 3 गिनी है। भाई क्या है, ये क्या चक्कर है, ये इतने सारे गिनीज क्यों है वहाँ पे? तो ये इसलिए कि वो जो वहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से वापस आ जाए ना कि मैंने बात क्यों की। यहाँ से फ्रांस अपनी परमानेंट बेसिस रखी फ्रांस ने, बाकी मुल्क यहाँ से निकल गए इंडिपेंडेंस दे के सारा को, फ्रांस यहाँ मौजूद रहा। और फ्रांस यहाँ माली में, बुर्किना फासो में, उसके बाद सेनेगल में, उसके बाद आइवरी कोस्ट में, इन जगहों में फ्रांस मौजूद रहा, परमानेंट बेसिस मौजूद रही फ्रांस की, जो कि इस्तेमाल करते रहे इन सारे मुल्कों में, जो साहिल के नाइजर में और माली में और मौरितानिया में और यहाँ पे, और ये इसको इस्तेमाल करते रहे। यहाँ पर जो है वो इनको ये फ्रांस अफ्रीका इसको कहते थे, या इसको फ्रांकोफोन भी कहा जाता रहा इन सारे मुल्कों, या परमानेंट बेसिस। वो पिछले 2 सालों के अंदर वहाँ पर बेसिस फ्रांस की ख़त्म हुई हैं, क्योंकि फ्रांस नहीं रख पाया। अब फ्रांस थोड़ा सा मौजूद है मशरिक़ वस्ता में, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस रहा है माजी में। वो चाहता है कि लिवांत के अंदर, आप देखें ना प्रेसिडेंट मैक्रोन आते हैं कभी, वो कह रहे हैं फ्रांस को हम हिट करें, फ्रांस साथ था फ्रांस की। और ये जहन में रखें कि ईरान का बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बहुत पुराना। आयतुल्लाह ख़ुमैनी भी पेरिस में जलावतन थे, तो वो फ्रांस के साथ जो है वो कभी मैंने इतने तल्ख़ ताल्लुकात होते नहीं देखे हालिया बरसों में, फ्रांस के और ईरान के। लेकिन वो भी इस वक्त एक तल्ख़ तरीन उस पे हैं। बरतानिया जो है वो भी कम उसकी प्रेजेंस है, लेकिन साइप्रस में है। अमेरिका जो है वो मौजूद है यहाँ पे, लेकिन अमेरिका जो है वो क्या उसको हिट करेंगे या नहीं करेंगे, या उन्होंने कहा कि जो मुल्क इस वक्त, असल में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम, उन्होंने कहा कि जो इसराइल को बचाने आएगा वो इस मसले पे, इसराइल को बचाने कोई ना आए। हम इसराइल को मार रहे हैं, इसराइल हमसे लड़े, इसराइल को बचाने के लिए कोई ना आए।
तो अगर कोई बचाने आएगा तो वो जद में आ जाएगा, सही। मतलब हम बेसिस हिट करेंगे और कोई बचाने आएगा अगर इसराइल को तो वो हिट होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये रिजीम चेंज तो फिर कहानी दूसरी हो गई। अब प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें क्या कहेंगे कि मेरा मकसद ईरान का न्यूक्लियर था या ईरान की रिजीम चेंज थी, और अरब ममालिक जो हैं क्या वो ये कहेंगे कि हमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया हुआ था या हमें नहीं पता था। मैं मानने को नहीं तैयार कि अरब ममालिक जो हैं वो अरब ममालिक तो पूरा उन्होंने वो मतलब वो जो है वो आप देखें अमीर कतर गए हैं, उन मिले हैं जाके रेबर से, बाकी लोग इन्वॉल्व हुए हैं। ये कैसे मुमकिन वो ख़त दे रहे हैं सऊदी अरेबिया का? ये तो मैसेज सारे मुल्क इन्वॉल्व थे कि ये मसला किसी तरह ख़त्म, ये तो ठीक तरफ जाए मामला, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं मुझे पहले दिन से पता था। अब मुझे बताएं कि आगे ये तो वर्ड्स होते हैं ना प्रेसिडेंट्स के, प्रेसिडेंट इस तरह थोड़ी कहते हैं खड़े होके कि भाई मैंने तो, मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो बेवकूफ़ बनाते थे। वो कह रहे हैं कैसे हमने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हम दोनों ने बैठ के। जो मैसेज आया है ना पुतिन का नेतन्याहू को, वो बज़ाहिर तो आपको आया ना कि कंडेमनेशन हुई है, मैसेज बड़ा, अगर नेतन्याहू में थोड़ी सी भी अकल है, जो मेरे ख्याल में नहीं है, या चालाक आदमी भी तो आखिर में वो सियाना कौवा भी तो मूर्ख पुलाव खाता है ना आखिर में, तो ये जो है ये नेतन्याहू को जो मैसेज आया है उसके बाद ही नेतन्याहू ने यहाँ से मेरे ख्याल से दौड़ लगाई है। वो प्रेसिडेंट पुतिन का एक मैसेज उनको, वो पुतिन भी आराम से बात की होगी ना उन्होंने, लेकिन मैसेज जो आया है वो ऐसा नहीं है कि मैसेज कोई बहुत अच्छा मैसेज आया है। चाइना की तरफ से जो मैसेज कल गया है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो भी बड़े प्यार मोहब्बत से बात करता है चाइना, लेकिन मैसेज स्ट्रेट देता है। सवाल ये है कि ये तो फिर अफरा तफरी और खाना जंगी होने जा रही थी, यहाँ पे खित्ते में खाना जंगी होने जा रही थी ना। रिजीम चेंज का मतलब ये है कि आप अंदर से एक ग्रुप दूसरा खड़ा कर दिया, फिर वो लैंड हो गए, फिर अच्छा भी कह रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ को हम बंद करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना इतना आसान नहीं है ईरान के लिए,